नमस्कार दोस्तों, आधार क्लासेज के YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। प्राचीन इतिहास में हम मौर्य काल का टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिसमें आज बात करते हैं बिंदुसार की। आपने पढ़ा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में उसका उत्तराधिकारी जो बना था उसका नाम है बिंदुसार, और बिंदुसार का जो कार्यकाल है वो 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक है। इसका शासनकाल जो है वो 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक है। तो इसके अलग अलग नाम मिलते हैं, इसका नाम जो है अलग अलग। तो पुराणों की हम बात करें तो पुराणों में इसे भद्रसार कहा गया है। पुराणों में क्या कहा गया है? भद्रसार कहा गया है। जैन ग्रंथ की बात करें, जैन ग्रंथ में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। सिंहसेन कहा गया है। इसी तरीके से यूनानी ग्रंथ जो हैं, यूनानी ग्रंथों में एमित्रोचेट्स कहा गया है। एमित्रोचेट्स कहा गया है। और ब्राह्मण ग्रंथों में बिंदुसार को एमित्रघात कहा गया है। एमित्रघात का अर्थ होता है शत्रु का विनाशक। स्ट्रेबो ने अलिट्रोकिड्स कहा है। ये इसके अलग अलग नाम मिलते हैं। तो बिंदुसार को पुराणों में क्या कहा गया? भद्रसार कहा गया। जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया। यूनानी ग्रंथों में एमित्रोचेट्स कहा गया। ब्राह्मण ग्रंथों में एमित्रघात कहा गया है। स्ट्रेबो ने इसे अलिट्रोकिड्स कहा है। अब इसकी एक ग्रंथ है दिव्यावदान। ये बौद्ध ग्रंथ है दिव्यावदान। इसमें एक जानकारी मिलती है कि बिंदुसार के शासनकाल में दो स्थानों पे विद्रोह हुआ है। एक तो हुआ है तक्षशिला में। कहाँ पे हुआ? तक्षशिला में। और एक विद्रोह हुआ था उज्जैन में। तक्षशिला में और उज्जैन में। यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आते हैं कि तक्षशिला में विद्रोह हुआ जब प्रथम बार किसको भेजा गया, द्वितीय बार किसको भेजा गया, ये क्वेश्चन आता है बार बार। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, तक्षशिला विद्रोह को दबाने के लिए पहली बार अशोक को भेजा गया और दूसरी बार सुसीम को भेजा गया। पहली बार किसको भेजा गया? अशोक को, और दूसरी बार सुसीम को भेजा गया। ये जो क्वेश्चन है जो हम पढ़ रहे हैं अभी, ये काफ़ी गाइडों में आपको ऐसा विपरीत मिलेगा। उसमें लिखा हुआ मिलेगा कि पहली बार सुसीम को भेजा, दूसरी बार अशोक को भेजा। लेकिन इसको इस तरीके से याद रखना है, जैसे हम स्वर पढ़ते हैं तो ऐ से प्रारंभ होते हैं। तो अशोक पहले नाम किसका आ रहा है? ऐसे शुरू हो रहा है। वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला मिले तो अल्फ़ाबेट के आधार पे अशोक का नाम पहले आ रहा है। तो ध्यान रखना है, तक्षशिला में पहले किसको भेजा है? अशोक को भेजा, और दूसरी बार किसको भेजा? सुसीम को भेजा। और इसी दिव्यावदान में जानकारी मिलती है कि उज्जैन में भी क्या होता है? विद्रोह होता है। उज्जैन में भी क्या होता है? विद्रोह होता है। उस विद्रोह को दबाया किसने है? उस विद्रोह को अशोक ने दबाया है। किसने? अशोक ने। उज्जैन में जो विद्रोह हुआ है उसे अशोक ने दबाया है। और एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि अशोक शासक बनने से पहले, अशोक शासक बनने से पहले कहाँ के राज्यपाल थे? कहाँ के राज्यपाल थे? तो आपको बताना है कि शासक बनने से पहले उज्जैन के राज्यपाल थे कौन? अशोक। तो हम क्या पढ़ रहे हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार बना। बिंदुसार का कार्यकाल 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व है। और पुराणों में इसे भद्रसार कहा गया। जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया। यूनानी ग्रंथों में एमित्रोचेट्स कहा गया। ब्राह्मण ग्रंथों में एमित्रघात कहा गया। स्ट्रेबो ने इसे एलिट्रोकिड्स कहा है। दिव्यावदान में हमें जानकारी मिलती है कि तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ।
पहली बार अशोक को, दूसरी बार सुसीम को भेजा गया। उज्जैन विद्रोह को किसने दबाया? अशोक ने दबाया। और अशोक जब शासक बना था तो ये कहाँ का, उस समय कहाँ का राज्यपाल था? तो ये उज्जैन का राज्यपाल था। आप पढ़ते हैं बिंदुसार के शासनकाल में विदेशी यात्री आए थे, विदेशी राजदूत। विदेशी राजदूतों में आपको ध्यान रखना है कि एक तो सीरिया का शासक जो था, सीरिया का शासक था, क्या नाम था? एंटियोकस प्रथम, एंटियोकस प्रथम। इसका राजदूत आया था बिंदुसार के शासनकाल में, एंटियोकस प्रथम का राजदूत, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है डाइमेकस। डाइमेकस, क्या नाम है? डाइमेकस आया है किसके शासनकाल में? बिंदुसार के शासनकाल में। किसका राजदूत? सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम का राजदूत। एक ध्यान में रखना है आपको, मिस्र के शासक टोलमी द्वितीय, टोलमी द्वितीय फिलाडेल्फस का राजदूत जो आया है डायनोसियस, जिसका नाम है डायनोसियस। क्या नाम है? डायनोसियस। किसके शासनकाल में? बिंदुसार के शासनकाल में। अब जो डाइमेकस आया है, इसने डाइमेकस से डिमांड की है बिंदुसार ने। क्या क्या डिमांड की? कि एक तो मीठी शराब की डिमांड की कि हमारे यहाँ शराब जो है वो कड़वी होती है, हमें कौन सी शराब भेजोगे जा करके? मीठी शराब भेजनी है। ये बात बता देना किसको? एंटियोकस प्रथम को। एक सूखी अंजीर की शराब पियेंगे, उसके साथ कुछ खाने के लिए भी चाहिए, तो वहाँ के कौन सी प्रसिद्ध अच्छी है खाने के लिए? तो इसने बताया कि सूखी अंजीर बहुत प्रसिद्ध है, तो वो भी भेज दीजिए, सूखी अंजीर। तीसरा कहा गया एक दार्शनिक चाहिए, क्योंकि यूनान में विद्वान बहुत हैं। और ये जानकारी हमें कौन देता है? ये जानकारी हमें एथेनियंस नामक साहित्यकार देता है। तो डाइमेकस से 3 वस्तुओं की डिमांड की है बिंदुसार ने। वे कौन कौन सी हैं? मीठी शराब है, सूखी अंजीर है और एक दार्शनिक की डिमांड की। तो एंटियोकस प्रथम ने कहा कि दार्शनिक जो हैं ये तो एक तरह से विद्वान हैं और यही इन अमूल्य धरोहर है यूनान की। क्या है? अमूल्य धरोहर है, इसका हम क्रय विक्रय नहीं कर सकते, ये तो एक तरह से यूनान की आत्मा है। तो इसलिए सीरिया के शासक ने एंटियोकस प्रथम ने डाइमेकस की कौन कौन सी बातें मानी? मीठी शराब और सूखी अंजीर वाली बात मान ली थी, जो बिंदुसार के द्वारा कहा गया था, समाचार भेजा गया था डाइमेकस राजदूत के माध्यम से। तो विदेशी राजदूत कौन कौन आए? डायनोसियस आए और डाइमेकस आए। पूछा जाए डाइमेकस किसका राजदूत था? एंटियोकस प्रथम का राजदूत था। डायनोसियस किसका राजदूत था? तो टोलमी द्वितीय फिलाडेल्फस शासक का राजदूत था, ये मिस्र का शासक था। और इससे 3 वस्तुओं की डिमांड की जानकारी एथेनियंस नामक इतिहासकार हमें देता है। अब आपने देखा कि बिंदुसार जो है, बिंदुसार इसने अपना उत्तराधिकारी बनाया था, उत्तराधिकारी सुसीम को। किसको बनाया? सुसीम को। इसके और कौन पुत्र हैं? एक अशोक है, एक पुत्र का नाम राधागुप्त है। ये किसके पुत्र हैं? बिंदुसार के हैं। वैसे कहा जाता है कि बिंदुसार के काफ़ी पुत्र थे। अशोक ने जो अपना राज तिलक करवाया है 269 ईसा पूर्व में, उस समय तक इसने अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी। ये जानकारी हमें सीली ग्रंथों से मिलती है। कहाँ से मिलती हैं? सीली ग्रंथों से जानकारी मिलती है। अब बिंदुसार ने सबसे पहले जब उत्तराधिकारी बनाए थे तो अपने सभी पुत्रों को लगभग बुलाया था। तो अशोक ऐसा कहा जाता सुसीम से बड़ा था, लेकिन अशोक की जो शक्ल थी, उसका जो रंग जो था वो एक तरह से बिंदुसार को पसंद नहीं था।
इसलिए इसने अपना उत्तराधिकारी किसको बनाया? सुसीम को बनाया। अब सुसीम की भी हत्या कर दी है बाद में किसने? अशोक ने। सुसीम का एक बेटा हुआ है जिसका नाम निर्गोंद। निर्गोंद और एक पढ़ोगे आप आगे उपगुप्त, ये दोनों ही से प्रभावित हुआ है अशोक जब उसने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था उस समय। तो राधागुप्त कौन है? राधागुप्त इसका भाई है और इसकी सहायता से अशोक का राज तिलक हुआ है, तो इसको प्रधानमंत्री बनाया गया। अब आपने ये भी ध्यान में रखना है कि जैसे पूछे चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन रहा, तो कौन रहा था? कौटिल्य या चाणक्य। कौटिल्य या चाणक्य। ये प्रधानमंत्री का जो पद है और पुरोहित का पद है एक ही व्यक्ति को दिए जाते थे। पुरोहित पूछ ले तो भी वही बात है, बात बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और इसी के साथ में दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में बिंदुसार पूछा जाए, बिंदुसार का प्रधानमंत्री या पुरोहित कौन था? तो बिंदुसार के पुरोहित या प्रधानमंत्री की बात करें तो पहले कौटिल्य था और कौटिल्य के बाद में खलाटक था। कौटिल्य के बाद में कौन था? खलाटक। खलाटक इनका प्रधानमंत्री था। नेक्स्ट बिंदुसार के बाद में उत्तराधिकारी कौन बनता है? अशोक। शासक कौन बनता है बिंदुसार के बाद में? अशोक। तो अशोक जो है इसके समय आपसे प्रधानमंत्री या पुरोहित पद पूछा जाए किसके पास था, तो ये राधागुप्त के पास था। किसके पास था? राधागुप्त के पास था। राधागुप्त कौन था? राधागुप्त वैसे अशोक का भाई था और अशोक की मदद की थी इसने। अशोक का भाई है ये और राज सिंहासन प्राप्त कराने में इसने अशोक की मदद की है। इसको प्रधानमंत्री या पुरोहित पद नियुक्त किया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौटिल्य या चाणक्य रहा है और बिंदुसार का पहले कौटिल्य, फिर खलाटक और अशोक का राधागुप्त रहा है। अब यहाँ पे साथ में हम बात कर रहे हैं कि बिंदुसार के बाद में शासक बन गया अशोक। तो अशोक से संबंधित अन्य जो क्या क्या क्वेश्चन आते हैं वो देखिए। तो अशोक की हम बात करें, इसके पिता का नाम सभी को याद है, पिता बिंदुसार है। पिता का नाम क्या है? बिंदुसार है। माता का नाम दम्मा। माता का नाम क्या है? दम्मा है। अब इसकी रानी जो है, रानियां जो हैं, इनकी बात करते हैं। अशोक ने भी काफी शादियां की थी, तो रानियों में ऐसंदमित्रा, रानियों में कौन है? ऐसंदमित्रा है। यह अशोक की मुख्य रानी है। मुख्य रानी, चीफ क्वीन कह सकते हैं हम, अशोक की प्रिय रानी कह सकते हैं। इसके अलावा आपको ध्यान रखना महादेवी, महादेवी अशोक की रानी है जिसके 2 संतान हैं, एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्र की बात करें तो उसका नाम क्या है? महेंद्र है। पुत्र का नाम क्या है? महेंद्र है। पुत्री का नाम क्या है? संघमित्रा है। पूछा जाए कि महेंद्र और संघमित्रा किसकी संतान थी, तो अशोक की संतान थी, लेकिन रानियों के नाम के 4 ऑप्शन आए तो महादेवी करना है। इनको अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। किसको? महेंद्र और संघमित्रा को। ये बात यहां पे ध्यान रखनी है। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा है। किसको भेजा है श्रीलंका? महेंद्र और संघमित्रा को। इसके अलावा तीसरी रानी और देख लेते हैं, तिस्य रक्षिता। तिस्य रक्षिता इसकी अशोक की रानी है। ये बौद्ध विरोधी है। बौद्ध विरोधी का मतलब होता है बौद्ध धर्म का विरोध करने वाली। बौद्ध विरोधी है, बौद्ध विरोधी। अब बौद्ध विरोधी है, इसके बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि ये सती हुई थी। क्या हुई थी? सती। बौद्ध विरोधी थी, बात नहीं बनी, जलकर मर गई, तो क्या लिख दिया गया? सती हो गई। एक इसकी रानी है कारुवाकी, कारुवाकी, और इसका पुत्र है तीवर। कारुवाकी, तीवर। प्रयाग स्तंभ लेख पर इसका उल्लेख है।
प्रयाग स्तंभ लेख पर इनका उल्लेख है। इसीलिए प्रयाग स्तंभ लेख या कौशाम्बी स्तंभ लेख को रानी अभिलेख कहा गया है। तो रानी अभिलेख किस कारण कहा गया? अशोक की रानी कारुवाकी और उसके द्वारा किए गए दान का उल्लेख है और इसके पुत्र तीवर का उल्लेख है। एक अशोक की रानी आपको ध्यान रखनी है जिसका नाम है पद्मावती। क्या नाम है? पद्मावती। और पद्मावती की जो संतान थी उसका नाम है कुणाल। कुणाल किसका बेटा है? पद्मावती का। तो ये संघमित्रा मुख्य रानी है, महादेवी इसकी रानी है जिसके एक बेटा है महेंद्र, बेटी है संघमित्रा। इन दोनों को अशोक ने कहाँ भेजा? श्रीलंका भेजा। किस लिए भेजा? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। तीसरे रक्षिता भी इसकी एक रानी है, ये बौद्ध विरोधी है, सती हुई थी। कारुवाकी जो है उसका पुत्र का नाम पूछे तो तीवर है। और इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? प्रयाग स्तंभ लेख या कौशाम्बी स्तंभ लेख या इलाहाबाद में स्थापित करवाया था बाद में ये अकबर के शासनकाल में जहांगीर के द्वारा। पद्मावती अशोक की रानी, इसका संतान जो है कुणाल इसका बेटा है। तो ये हमने अशोक के पिता की बात की, अशोक की माता की बात की। इसकी कुछ रानियां हैं। अशोक के प्रधानमंत्री कौन रहे? राधा गुप्त रहे हैं। अब बात करते हैं अशोक के धर्म की। अशोक के धर्म, अशोक के धर्म में आपको ध्यान रखना है एक ग्रंथ है महावंश। महावंश के अनुसार ये ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। कौन से धर्म का अनुयायी था? ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। काफी हजार ब्राह्मणों को ये भोजन करवाता था। इसके अलावा हमें कुछ जानकारी मिलती है कल्याण की राजतरंगिणी से। राजतरंगिणी, राजतरंगिणी जो है किसकी है? कल्याण की है। और इसमें कश्मीर का इतिहास लिखा गया है। राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास लिखा गया। राजतरंगिणी में हमें क्या क्या जानकारी मिलती है उसको देखिए आप यहाँ पे। राजतरंगिणी में हमें ये जानकारी मिलती है कि अशोक ने कश्मीर में शिव मंदिर बनवाया। अशोक ने कश्मीर में शिव मंदिर का निर्माण करवाया। शिव मंदिर, इसी से जानकारी हो गई कि यह शैव धर्म का अनुयायी था। कौन से धर्म का? शैव धर्म का। शैव धर्म का अनुयायी है अशोक। राजतरंगिणी के अनुसार कौन सा धर्म माना गया? शैव धर्म। और देख लीजिए श्रीनगर को बसाया इसने, श्रीनगर को बसाया है। ये जानकारी भी हमें कहाँ से मिलती है? राजतरंगिणी से मिलती है। जालोक को कश्मीर का राज्यपाल बनाया, ये जानकारी मिलती है। नेपाल पर विजय प्राप्त की, नेपाल पर विजय प्राप्त की, ये जानकारी मिलती है। देवपाटन और लालीपाटन नामक नगर बसाए, नामक नगर बसाए, ये जानकारी भी कहाँ से मिलती है? राजतरंगिणी से मिलती है। एक व्यक्ति हैं निर्गोंद और एक निगरोंद और एक हैं उपगुप्त। निर्गोंद से जो है इससे पूछा गया कि आप कौन हो, तो इसने बताया कि मैं तो सुसीम का बेटा हूं, मेरे पिता की हत्या कर दी थी आपने और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करता हूं। तो अशोक ने इससे बौद्ध धर्म की जानकारी प्राप्त की है। ऐसा कहा जाता है कि अशोक ने इसे एक बार राज सिंहासन पर भी बैठाया था, बौद्ध धर्म की जानकारी ली सहायता के रूप में। उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली है। उपगुप्त से क्या किया है? बौद्ध धर्म की दीक्षा ली है अशोक ने। तीसरी बौद्ध संगीति जो हुई है, तीसरी बौद्ध संगीति, ये अशोक के शासनकाल में हुई है। किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में। और इसके अध्यक्ष रहे हैं
मोगलीपुत्र तीसरे, मोगलीपुत्र तीसरे ने अध्यक्षता की है। अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी और जिसकी अध्यक्षता किसने की? मोगलीपुत्र तीसरे ने। तो ये हमें अशोक के धर्म के बारे में जानकारी रखनी है कि महावंश के अनुसार ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, राजतरंगिणी के अनुसार शैव धर्म का अनुयायी था। इसने अशोक ने श्रीनगर को बसाया, कश्मीर में शिव मंदिर बनवाया है और जालोक को कश्मीर का राज्यपाल बनाया है, नेपाल पर विजय प्राप्त की है, देवपाटन लालीपाटन नामक नगर बसाए हैं। तीसरी बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में हुई थी जिसकी अध्यक्षता किसने की है? मोगलीपुत्र तीसरे ने की है। तो अब हम बात करते हैं मौर्यकालीन प्रशासन की। जैसा कि राजस्थान पुलिस में, दिल्ली पुलिस में प्रशासन से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, वहाँ से व्यक्तिगत क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं अशोक के बारे में, अशोक के अभिलेख, शिलालेख, गुहालेख के बारे में, या चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, या बिंदुसार के बारे में व्यक्तिगत क्वेश्चन ज़्यादा बन के आते हैं। लेकिन शिक्षक भर्ती का जो पेपर देंगे जो अभ्यर्थी, वो प्रशासनिक इकाई को अच्छे से पढ़ें, चाहे वो मुगल काल से रिलेटेड प्रशासन आपके सिलेबस में है तो वो, और इसके अलावा मौर्यकालीन प्रशासन और गुप्तकालीन प्रशासन और हर्षवर्धन का प्रशासन, यही प्राचीन इतिहास में है। तो देखिए, प्रशासन की हम बात करें तो सबसे पहली बात आप पढ़ चुके हैं कि इसकी जानकारी हमें अर्थशास्त्र से भी मिलती है और इसकी जानकारी हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र, इसके अलावा इंडिका, मेगस्थनीज की जो इंडिका है उससे भी कुछ जानकारी मिलती है। जैसे आपने कुछ समितियां पढ़ी थी, नगर प्रशासन की समितियां या सेना की समितियां जो पढ़ी थी। अब देखिए, प्रशासन में दो प्रकार के पदाधिकारी बताए हैं, एक मंत्रीण बताए हैं, एक मंत्री परिषद बताए हैं। मंत्रीण में कौन कौन आते हैं वो देख लीजिए। मंत्रीण में पुरोहित आता है और प्रधानमंत्री आता है। ये बात ऑलरेडी हम पहले कर चुके हैं कि प्रधानमंत्री जो व्यक्ति बनता है उसी वो ही पुरोहित होता है। राजा के बाद में ये दूसरा पद है, एक तरह से राजा के सबसे नजदीकी पद होता है ये। अब पुरोहित या प्रधानमंत्री से जो जो क्वेश्चन बनेंगे वो हमने कर लिए हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुरोहित कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री या पुरोहित कौन था? कौटिल्य था। बिंदुसार का पुरोहित या प्रधानमंत्री कौन था? तो पहले कौटिल्य था, उसके बाद खलाटक था। तो बिंदुसार में किस किस का नाम आएगा? एक तो खलाटक का नाम आएगा, बाद में उससे पहले किसका नाम आएगा? चाणक्य, कौटिल्य का नाम आएगा। इसके अलावा यहाँ एक क्वेश्चन और बनता है, अशोक का प्रधानमंत्री या पुरोहित कौन था? ये भी हमने पढ़ लिया है। तो कौन था? राधागुप्त था। इसके बाद में समाहर्ता, अगला पद क्या होता है? समाहर्ता, और एक पद है युवराज। तो मंत्रिण में पुरोहित और प्रधानमंत्री और समाहर्ता और युवराज आते हैं। समाहर्ता का संबंध ध्यान रखना है, राजस्व विभाग का मुखिया होता है ये। कौन होता है? राजस्व विभाग का मुखिया। युवराज उत्तराधिकारी होता है। युवराज कौन होता है? उत्तराधिकारी होता है। तो यह आपने पढ़ा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने के बाद में बिंदुसार बना और बिंदुसार ने अपना उत्तराधिकारी जो है वो किसको बनाया था? सुसीम को बनाया था। लेकिन अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके और 269 ईसा पूर्व में राज तिलक करवाया है। 4 साल जो है वो संघर्ष चला है, उत्तराधिकार संघर्ष। अब इसके अलावा आपको ध्यान रखना, ये मंत्रीण पद पे जो हुए हैं इनका वेतन ध्यान में रखना है। इन्हें 48,000 पण वेतन दिया जाता है। 48,000 पण वेतन दिया जाता है। किनको? मंत्रीण पद पे जो भी व्यक्ति हैं इनको। तो इसमें 48,000 पण, पण का मतलब है ये चांदी की मुद्रा है, चांदी की मुद्रा है। इसको हम आहत मुद्रा भी कह सकते हैं, आहत मुद्रा। और इस पे जानवरों के, पशु पक्षियों के चित्र अंकित मिले हैं। तो ये एक तरह से चांदी की मुद्रा होती थी, आहत मुद्रा होती थी, जिनको पण कहा गया है मौर्य काल में। मंत्री परिषद में कौन कौन आते हैं? इसमें 2 आते हैं। मंत्री परिषद में जो भी हैं उनको अमात्य कहा गया है अर्थशास्त्र में। तो अमात्य में कौन आते हैं? तीर्थ आते हैं और अध्यक्ष आते हैं। यहाँ से एक एक क्वेश्चन बनता है कि कौटिल्य की अर्थशास्त्र में
कितने तीर्थों का उल्लेख किया गया? 18 तीर्थों का उल्लेख किया गया। कितने अध्यक्षों का उल्लेख किया गया? 26 अध्यक्षों का उल्लेख किया गया। किताबों में आपको सारे मिल जाएंगे ये, लेकिन पेपर की दृष्टि से कौन कौन से इंपॉर्टेंट है मैं वो ही बात यहाँ पे कर रहा हूँ। तो तीर्थ में कौन है? पुरोहित है, पदाधिकारी, समाहर्ता है जो राजस्व विभाग का मुखिया है, राजस्व टैक्स कलेक्शन की प्रक्रिया की जाती है। मौर्य काल में टैक्स कलेक्शन कितना है? 1/6 है। सन्निदाता जो है ये कोषाध्यक्ष होता है, सेनापति सेना का मुखिया होता है। परदेष्टा जो है, परदेष्टा ये फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश है। कौन से न्यायालय का? फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश। आपसे पूछे कि फौजदारी न्यायालय के न्यायाधीश के पद का नाम बताइए, परदेष्टा। दीवानी न्यायालय के न्यायाधीश का नाम बताइए, व्यवहारिक। दीवानी न्यायालय जो है उसका मुखिया है, न्यायाधीश जो है उसको क्या कहा गया है? व्यवहारिक कहा गया है। कर्मांतिक, काम उद्योग धंधे जो हैं, काम उद्योग धंधे, उद्योग जो हैं उनके मुखिया होते हैं कर्मांतिक। तो ये हो गए तीर्थ की बातें। वैसे सारे तीर्थ आप पढ़ना चाहें तो सभी के पास में है, टेलीग्राम पे भी इसकी PDF डाल देंगे। अब अध्यक्ष जो है इनकी संख्या कितनी है? 26 है। इसमें मेन आपको याद रखना है। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि मंत्री परिषद जो है में जो है अमात्य हैं, मंत्री परिषद में जो लोग हैं इनको कितना वेतन दिया जाता है? 12,000 पण दिया जाता है। और ये जो अध्यक्ष पद पे हैं इनको 3,000 पण दिया जाता है। अध्यक्ष पद पे जो भी पदाधिकारी हैं इनको कितना दिया जाता है? 3,000 पण दिया जाता है वेतन के रूप में। अब पोतवा अध्यक्ष, पोतवा मापतोल, पोतवा मापतोल याद रखना है। मापतोल अधिकारी जो होता है उसको क्या कहा गया है? पोतवा अध्यक्ष कहा गया है। अक्ष पटला अध्यक्ष महालेखाकार होता है, लेखा जोखा का कार्य करने वाला। पण्या अध्यक्ष व्यापार वाणिज्य का अध्यक्ष होता है, पण्या अध्यक्ष। पण्या याद रख लें, पण्या बनिया, पणा से पणिया, पणिया से क्या बना? बनिया। बनिया कौन लोग जो है वही करते हैं व्यापार वाणिज्य का काम। तो यहाँ पे पण्या अध्यक्ष कौन है? व्यापार वाणिज्य, या पणिया अध्यक्ष या बनिया अध्यक्ष याद रख लीजिए, आपका क्वेश्चन सही होना चाहिए बस। मुद्रा अध्यक्ष पहले भी पढ़ चुके हैं हम। मुद्रा पासपोर्ट अधिकारी होते हैं। देश विदेश दूसरे देशों से प्रांतीय जो भी लोग आए हैं उनका लेखा जोखा रखना, कौन गए हैं उनका लेखा जोखा रखना। विविधता अध्यक्ष चारागांव से संबंधित अध्यक्ष होता है, विविधता अध्यक्ष। अकरा अध्यक्ष खान विभाग का अध्यक्ष होता है। सुना अध्यक्ष खान विभागाध्यक्ष होता है। गणिका अध्यक्ष गणिकाओं से संबंधित अध्यक्ष होता है। सीता अध्यक्ष इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आए हैं। राजकीय कृषि भूमि का अध्यक्ष जो होता है वो क्या कहलाता है? सीता अध्यक्ष कहलाता है। सीता अध्यक्ष राजकीय कृषि भूमि का अध्यक्ष। प्रशासनिक वर्गीकरण पढ़ते हैं मौर्य काल का। प्रशासनिक वर्गीकरण इसमें आता है केंद्र के बाद में प्रांत, प्रांत के बाद में मंडल, मंडल के बाद आहा या विषय, स्थानीय, द्रोणमुख, खारवाटिक और संग्रहण। ये प्रशासनिक इकाई में ध्यान रखना, केंद्र, प्रांत, मंडल, आहा, विषय, स्थानीय, द्रोणमुख, खारवाटिक और संग्रहण। इसमें देखिए संग्रहण जो है 10 गांव का समूह होता है संग्रहण। खारवाटिक जो है वो 200 गांव का समूह होता है। द्रोणमुख जो है 400 गांव का समूह होता है। स्थानीय जो है वो 800 गांव का समूह होता है। ये भी साथ में याद रखना है। तो ये प्रशासनिक वर्गीकरण है। इसके बाद में प्रांत की बात करते हैं। प्रांत में आपको ध्यान रखना है, एक तो पूछा जाता है चंद्रगुप्त के शासनकाल में और बिंदुसार के शासनकाल में। तो चंद्रगुप्त और बिंदुसार के शासनकाल में प्रांतों की संख्या 4 है और अशोक के शासनकाल की में एक प्रांत और बढ़ जाता है कलिंग। तो प्रांतों की संख्या कितनी हो जाती है? 5 हो जाती है। तो इसमें प्रांतों की हम बात करें तो ये 5 प्रांत हैं। इसका नाम है
उत्तरापथ उत्तर में, उत्तरापथ की राजधानी है तक्षशिला। ये यहाँ पे कलिंग है पूर्व में, इसकी राजधानी है तोसली। ये नीचे दक्षिणापथ है, दक्षिणापथ, और दक्षिणापथ की जो राजधानी है सुवर्णगिरी, सुवर्णगिरी। ये प्राची या मध्य देश है, प्राची या मध्य देश की राजधानी पाटलिपुत्र है। प्राची या मध्य देश की राजधानी कहाँ पे है? पाटलिपुत्र है। इधर है उज्जैनी, इसकी राजधानी है अवंती। तो ये 5 प्रांत हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के और बिंदुसार के शासनकाल में प्रांतों की संख्या कितनी है? 4 है। अशोक के शासनकाल में प्रांतों की संख्या कितनी है? 5 है। तो ये हमने कुछ फैक्ट ऐसे हैं जो पेपर से रिलेटेड हैं, वो आपको अच्छी तरह से तैयार करने हैं। धन्यवाद।